हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ना एक डिसीजन दिया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। देखो, दरअसल में हुआ क्या था, यहाँ पर एक तो चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा ये तर्क दिया गया कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में आती है। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इलेक्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा होगी। इससे ये कहाँ से मैटर आ गया कि इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, है कि नहीं। साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि ईडी के पास ना काफी हद तक ऐसा मटेरियल है जो ये दिखाता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके हवाला डीलर्स हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, अप्रूवर्स के स्टेटमेंट्स हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं जो ये दिखाता है कि केजरीवाल इसके अंदर इंक्लूडेड थे, इस पर्टिकुलर जो स्कैम कह लो या जो भी आप कहना चाहते हो। तो ये कुछ पॉइंटर थे जिस वजह से ये चीज न्यूज में थी। तो दोस्तों, डेट है आज की 10 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखिए, कल आप जानते होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, राइट। और आप सबको शुभकामनाएं भी, जो हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा भी जो इस ईव के ऊपर अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उसकी यहाँ पे फेलो सिटीजन्स को यहाँ पे ग्रीटिंग्स दी गई। इन सब के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं एंड आपको इंडिया की डाइवर्सिटी यहाँ पे समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक है आपका चैत्र शुक्लादि। देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत की जब हम बात करते हैं तो उसके नए ईयर की शुरुआत को ये बताता है। तो चैत्र माह की पहले तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो एम्परर थे विक्रमादित्य, उन्होंने साकास को डिफीट किया था, ठीक है, उज्जैन को इन्वेड किया था एंड यहीं से नया एरा की स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स इस बेसिस के ऊपर एक नया कैलेंडर लूनी सोलर सिस्टम के ऊपर यहाँ पर बनाया गया एंड काफी सारे नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर इसको फॉलो भी किया जाता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ उगाड़ी की, या युगाड़ी भी इसको आप बोल सकते हो, तो ये जो नया लूनर ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जो गुड़ी पाड़वा होता है वो ज़्यादा फेमस है, बट युगाड़ी भी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। युगाड़ी जो वर्ड आया है ना, वो युग होता है और आदि, आदि मतलब शुरुआत। तो शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत, वहां से उगाड़ी का या युगाड़ी का नाम आया है। इसी मौके के ऊपर एक युगाड़ी पचादी, जो कि एक काफ़ी अच्छी, एक जिसमें नीम फ्लावर्स हो गया, जैगरी हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। इसको डिश को प्रिपेयर किया जाता है इस पर्टिकुलर डे के ऊपर। बाकी साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो कर्नाटका के अंदर देखा जाता है कि घरों के बाहर लीफ डेकोरेशंस की जाती है, मैंगो लीफ डेकोरेशन, जिसको तोरनालू या फिर तोराना के नाम से भी जाना जाता है। उसी के अलावा देखो, जैसे हम कह रहा था गुड़ी पाड़वा, ये तो डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना ही होगा। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि गोवा और बाकी जगह भी होता है, पर महाराष्ट्र के अंदर लोग इस दिन पूरन पोली भी खाते हैं, राइट। तो ये एक हिंदू फेस्टिवल है जहाँ की, जो कि नए साल की शुरुआत को यहाँ पे दिखाता है। एक्चुअल में ना अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह से फेस्टिवल को मनाया जाता है, राइट। तो ये सारे जो हम फेस्टिवल डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नए साल के ही फेस्टिवल है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में आपको ये फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। दरअसल में गुड़ी का अर्थ होता है फ्लैग, एंड जो पाडवा होता है, ये वर्ड आया है संस्कृत वर्ड प्रतिपदा से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ अ लूनर फोर्टनाइट। तो वहीं से इसका वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस दिन डेफिनेटली लोग अपने घरों के बाहर रंगोली वगैरह बनाते हैं एंड साथ ही साथ बहुत सारे बिलीफ्स हैं इस पर्टिकुलर डे के रिगार्डिंग। ऐसा माना जाता है लोगों के अंदर कि इस दिन ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स को क्रिएट किया था। साथ ही साथ जो भगवान राम आए थे, अयोध्या वापस आए थे रावण को हरा के, काफी सारे लोग ये मानते हैं कि इसी दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन ही ये चीज हुई थी। इसके अलावा कुछ और भी मान्यताएं हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इसी दिन ही क्राउन किया गया था एज द किंग ऑफ द मराठा एम्पायर। उसके अलावा जो सिंधी कम्युनिटी है वो इस दिन सेलिब्रेट करती है चेती चांद। दरअसल में जैसे मैंने आपको बताया ना कि चैत्य मंथ की बात होती है, तो चैत्य मंथ को पंजाबी में भी, इनफैक्ट सिंधी में भी चेत नाम से जाना जाता है। तो वहीं से वर्ड आया है चेती चांद। एक्चुअल में ऐसा मानते हैं कि जो इसको झूलेलाल जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। एक यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एक यहाँ पे पर्सन थे जिन जो कोशिश कर रहे थे सिंधी कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की। तो इस दिन ना जो वरुण देव जी थे वो झूलेलाल की तरह यहाँ पे अमर्ज हुए, ताकि सिंधी कम्युनिटी को यहाँ पे बचाया जा पाए। तो इस तरह से सिंधी न्यू ईयर की तरह भी इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक और भी फेस्टिवल इस दिन मनाया जाता है जिसका नाम है नवरी।
नवरेह वर्ड आया है नव वर्ष से। ये सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के अंदर, पहला दिन ही होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चैत्र नवरात्रि का। ये गॉडेस शरिका जी को डेडिकेटेड है। एंड साथ ही साथ कश्मीरी पंडित इस दिन अपनी जो थाली लगाते हैं ना, उसमें चावल जरूर रखते हैं, और चावल को माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ रिच एंड फर्टिलिटी का। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर डे भी उस चीज के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। एक आखिरी भी और चीज है, दैट इज सजीबू चैरोबा। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दरअसल में मणिपुर की। देखो मणिपुर के बारे में हमने पिछले साल में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पढ़े, हमने देखा कैसे माइटीज और कुकीज के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। तो दरअसल में जो मणिपुर के अंदर माइटीज रहते हैं ना, उनका ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो ये नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे मैच द कॉल मार सकते हैं कि ये जो आपका फेस्टिवल है कौन सी कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है, या फिर जो हमने अभी पढ़ा चेत के बारे में, ठीक है, चेती चांद के बारे में, वो उस कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये भी देखनी है कि इस मौके के ऊपर ना एक फेमस स्पेशल डिश है चाकहाउ, जो कि सोयाबीन से बनती है। तो वो इसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के ऊपर सेलिब्रेट की जाती है मणिपुर के अंदर। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि नया एग्रीकल्चर साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको इन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स के बारे में पता होनी चाहिए। काफी सारे फेस्टिवल्स थे, पर सिमिलर ही हैं काफी हद तक, जो कि नए ईयर की स्टार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है प्रोजेक्ट आकाश तीर। देखो आकाश तीर ना दरअसल में बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, पहले तो ये बात समझ लो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे डिफेंस कंट्रोल की या डिफेंस रिपोर्टिंग की, अगर हमें इन प्रोसेस को बढ़िया करना है ना, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसको, आकाश तीर को, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस को क्या कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है। ऑटोमेट करने का मतलब मैं एक्चुअली बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ना इसके अंदर बहुत सारे रडार्स, बहुत सारे सेंसर्स, इन सभी का एक नेटवर्क बन गया है आकाश तीर, ठीक है। जैसे ही ये किसी एनिमी के, लेट से आपके जेट को देखेगा, एनिमी के हेलीकॉप्टर को देखेगा, या फिर एनिमी के ड्रोन हो गया, या कोई भी किस तरह से कुछ भी आपका एयरवेज हो गया, अगर एयरक्राफ्ट हो गया, अगर इनको देखेगा ना, तो उस समय क्या होगा, आकाश तीर अपने आप क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। और फिर ये जो अलर्ट होगा, ये अलर्ट किसको भेजा जाएगा, ये अलर्ट भेजा जाएगा हमारी इंडियन आर्मी को, और बाकी आपके जो और भी डिफेंस यूनिट्स होते हैं उनको भी, आपकी तीनों की तीनों को भेजा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर ये चीज हो रही है। एंड अकॉर्डिंगली अगर मान लो बैकअप वगैरह चाहिए होगा, तो ये सारा काम आकाश तीर ही कर लेगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स से भी बैकअप मंगाया जा पाए, उनको भी अच्छे से अलर्ट कर देगा। ये सारा काम ना ऑटोमेटेड मैनर में हो रहा है। यहाँ किसी इंसान को ऐसे फोन करने की जरूरत नहीं है कि भैया आप बैकअप ले आओ, अब ये कर लो वो कर लो, नहीं, आकाश तीर सारे के सारे प्रोसेस को कर देगा। समझे इस बात को। अगर मान लो कुछ फेलियर भी आता है, कुछ रॉकेट फेल होते हैं, कुछ मिसाइल फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस केस के अंदर हम एयरफोर्स हमारी जो है उसका हमने बैकअप मंगा लिया है आकाश तीर के माध्यम से, वो सारी चीजें भी कर पाएगा। तो इस तरह से हमें ना निगरानी रखने के अंदर भी बहुत ज्यादा मदद करेगा ये प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज थी ना, वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा और भी इंक्रीज हो चुकी हैं। ये आई होप आप चीज समझ गए होंगे। तो कभी भी हॉस्टाइल टारगेट्स को एंगेज करना हो, फ्रेट्रिसाइड का अर्थ होता है कई बार ना, जैसे आपने सुसाइड वर्ड सुना होगा, सुसाइड होता है खुद को मार देना, फ्रेट्रिसाइड होता है अपने भाई अपने बहन को मार देना, अपने जो ब्रदरहुड होता है उनको मार देना। तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पर जो जवान है आपस में ही कई बार उनकी आपस में एक दूसरे की मार देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को कम किया जा पाएगा इसके माध्यम से। एंड प्रॉपरली जो इसके सिस्टम के कंट्रोल सेंटर्स होंगे, उससे किन कैपेबिलिटीज होंगी, वो और बेहतर हो पाएंगी। जैसा मैंने आपको कहा था, इससे एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेशन बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी। हम अपने हॉस्टाइल टारगेट्स को बहुत अच्छे से एंगेज कर पाएंगे, उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ों के सारा के ऑटोमेट करने से किसी भी तरह की कंडीशंस के अंदर, चाहे वो आपके डाइवर्स ट्रेंड्स हो, वहाँ पर एडवर्स कंडीशंस हो, वहाँ पर हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली फुल ऑटोमेशन की वजह से हमारी जो आर्मी की कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली इससे इंक्रीज होती होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है, एंड इसको यहाँ पे हम अपने साथ इंडक्ट कर रहे हैं हमारी अपने अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया इन्वोक्स द पीस क्लॉज फॉर राइस इन डब्ल्यूटीओ। देखो इसको थोड़ा समझते हैं, वैसे तो मैंने आपको डब्ल्यूटीओ कई बार समझाया हुआ है। 2013 में ना एक बाली एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ना अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ना आप एज अ कंट्री कुछ सब्सिडी दे सकते हो, ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है हमारे किसानों को, बिल्कुल सही बात है। अब इन सब्सिडी का ना लेवल तय हो रखा है कि आप सब्सिडी कितनी दे सकते हो। अब ये जो सब्सिडी होती है ये आती है 10%,
फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और 5% आती है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। अब आप पूछेंगे सर ये किस बेसिस पे सब्सिडी दी जा रही है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो राइस का मान लो कल्टीवेशन कितना हुआ 52.81, ठीक है। अब इतना कल्टीवेशन हुआ 52.81, राइट। अब इसके हिसाब से इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से इंडिया कितनी सब्सिडी मैक्सिमम दे सकता है, 52.81 का 10%, वो कितना बनेगा 5.28। तो यानी कि इससे ज़्यादा इंडिया सब्सिडी नहीं दे सकता। पर इंडिया ने सब्सिडी दे कितनी दी सर, इंडिया ने दे दी 6.39। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया ने तो 12% सब्सिडी दे दी, पर मैक्सिमम दे कितनी सकता था सर, वो तो 10% दे सकता था। तो ऐसे केस के अंदर जब हमने कहीं ना कहीं सब्सिडी की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर दिया है, तो क्या इंडिया के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा? द आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया ने पीस क्लॉज को इन्वोक कर दिया है। पीस क्लॉज को इन्वोक करने की वजह से कोई भी इमीडिएट रिपरकशन नहीं होता। अगर ये जो हमारी लिमिट्स होती हैं हम उनको भी ब्रीच कर सकते हैं। तो एक तरह से पीस क्लॉज की मदद से पता क्या होता है, आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तरह से इम्यूनिटी मिलती है, अगर लेट से वो आपकी सीलिंग लिमिट को ब्रीच भी कर दें। अब इंडिया का ये मानना है कि हाँ भैया हमने 12% सब्सिडी दी है जो कि 10% डी मिनिमस लेवल से ज़्यादा है, पर इसके कुछ कारण हैं। कारण एक तो हमें अपने किसानों का ध्यान रखना है, बस हम अपनी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, प्लस एट द सेम टाइम ये जो आप सब्सिडी सीलिंग कैलकुलेट कर रहे हो ना, यहाँ पर आपने रेफरेंस पीरियड लिया है 1986 से 88 का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही आउटडेटेड है। तो ये इंडिया के कुछ कंसर्न्स रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। पर क्योंकि इंडिया ने पीस क्लॉज को इन्वोक कर दिया है, अब इंडिया के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5वीं कंसेक्टिव बार इंडिया ने इस तरह से पीस क्लॉज को यहाँ पे इन्वोक किया है। आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे कि इंडिया ने क्योंकि 10% सीलिंग को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया था उस वजह से इसको इन्वोक किया है। बाकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप दे सकते हो सब्सिडी, बट कहीं ना कहीं उससे ट्रेड को डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, या फिर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप कहीं ना कहीं बाकी और कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है पीस क्लॉज को, एंड फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह थोड़ी देखने को जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ये डिपार्ट हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो दरअसल में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा ये जगह, इसको डैमेज कर दिया गया रिसेंटली इन ड्रोन अटैक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो चीज़ें होती हैं वो आपके प्लेस इन न्यूज़ पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अब तो चलते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। अब ये जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना, ये दरअसल में रशियन फोर्सेस ने 2022 फरवरी के अंदर सीज कर लिया था इन्वेजन के बाद, एंड उसको ऑक्यूपाई रखा हुआ है ज़्यादातर रीजन, और साथ साथ ज़पोरिज़िया रीजन को भी यहाँ पर रशिया ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। 2022 के अंदर ही फैसिलिटी को स्टॉप कर दिया गया था पावर के रिगार्डिंग, बट आप नोटिस कर पाओगे कुछ एक ऐसा एरिया भी है इसका जिसको हॉट कंजर्वेशन के स्टेट के अंदर रखा गया है, यानी कि पूरी तरह से वो ऑफलाइन नहीं है, बट कुछ पार्ट उसका करंटली वर्किंग भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ से नाइपर रिवर आपको देखने को मिल जाएगी बिल्कुल पास में से, वहां से ये लोकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 6 रिएक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जिनकी कैपेसिटी है 5700 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन मेंबर। देखो 16th फाइनेंस कमीशन आप जानते होंगे जो कि अरविंद पंगडिया सर जी की चेयरमैनशिप के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ पर एक और नए मेंबर मनोज पांडा जी को यहाँ पे सरकार ने अपॉइंट किया है एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो बाकी और मेंबर्स के भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, ये सारे मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दरअसल में ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है ना, ये 1 अप्रैल 2026 से इसके कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशंस होंगे वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस वजह से इनको अपनी रिकमेंडेशन 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले सबमिट यहाँ पे करनी है, एंड ये बताएंगे कि किस तरह से सेंटर अपने टैक्स रेवेन्यू को शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टेट के साथ कैसा होगा स्टार्टिंग FY27। अब अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो आप जानते होंगे फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको 1951 के अंदर सेटअप किया गया था। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं ताकि ये सजेशंस दे पाएं रिगार्डिंग सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो डिस्कस यही किया जाता है कि किस तरह से यूनियन कितना अपना शेयर देगा, इसको किस तरह से टैक्सेस शेयर होंगी, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिसके हिसाब से ये टैक्सेस शेयर किए जाएंगे। जैसे आप नोटिस करते हो ना कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है किसी की, टैक्स एफर्ट्स कैसे हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैसी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ इस तरह से बातचीत होती है, तो इस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलनी है कि इनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर,
वो बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। यहाँ पर आपको एक तो चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे जो अभी अरविंद पंगड़िया जी सर हैं, एंड साथ ही साथ 4 अदर मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो चेयरमैन होते हैं उनका पब्लिक अफेयर्स के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड बाकी जो 4 मेंबर्स होते हैं उनमें ये फॉलोइंग क्राइटेरिया होने चाहिए। एक तो हाई कोर्ट के जज या फिर उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जज वो बन पाए। साथ ही साथ फाइनेंस एंड अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक पर्सन को, एंड एक पर्सन को इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट ने ही दरअसल में ये स्पेसिफिकेशंस बनाई हैं मेंबर्स को अपॉइंट करते टाइम। एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेनमस जेलीफिश ब्लूम्स। देखो दरअसल में ना आपने इस तरह से जेलीफिश वगैरह देखी होंगी, बिल्कुल सर देखी हैं, मतलब देखी नहीं है बट मूवीज वगैरह में हमने इस तरह से डेफिनेटली हमने देखी हैं। अब वेनमस का होता है जहरीली। अब आंध्र प्रदेश के अंदर ना जो विशाखापट्टनम कोस्ट लाइन है वहां पर रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जहरीली जेलीफिश आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। इनका एक काफी बड़ा कलेक्शन देखने को मिल गया, बहुत ज्यादा मात्रा में ये बढ़ चुकी हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो जहरीली जेलीफिश थी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। देखो जेलीफिश के ना बढ़ने या कम होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। एक तो कुछ होते हैं नेचुरल साइकिल, समय समय के ऊपर ऐसे इनके जो नंबर्स हैं अचानक से बढ़ते रहते हैं। ऊपर से क्या होता है, अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर वार्म वाटर देखने को मिलता है, उस वजह से जेलीफिश अपना रिप्रोडक्शन तेज कर लेती है, एंड इस वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन आप पढ़ते होंगे अपने इन्वायरमेंट क्लासेस के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं कई बार जैसे हम लोग, जैसे आप कई बार फर्टिलाइजर्स हो गया या इस तरह का रन ऑफ हो जाता है, या फिर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उस वजह से भी जेलीफिश का नंबर बढ़ जाता है। ओवर फिशिंग, अगर मान लो आपने बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग कर ली, उस वजह से क्या होगा, फिशेस की संख्या तो कम हो जाएगी पानी के अंदर, और फिश आप जानते हो किसको खाती है, जेलीफिश को। अगर फिश ही नहीं है तो भैया जेलीफिश को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो जेलीफिश का जो पॉपुलेशन होगा वो कंट्रोल से बाहर जा सकता है। बाकी हैबिटेट मॉडिफिकेशन की वजह से भी इनके नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी दरअसल में जो विशाखापट्टनम के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम कोस्ट लाइन है, वहां पर जो इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे जो कारण माना जा रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज पेलेजिया नॉक्टिलुका, ठीक है ना, तो इसका नाम है ये, ठीक है। ये काफी जहरीली जेलीफिश स्पीशीज है। इसका 2 से 6 महीने का लाइफ स्पैन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लो इसने आपको हिट कर दिया या इसने आपको इसके आपको कांटेक्ट में आ गए, तो उस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें डायरिया, सीवियर पेन, वॉमिटिंग, एंड साथ ही साथ कई बार आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती है, जिसको हम नाम बोलते हैं एनाफ्लिटिक शॉक। बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन होता है दैट कैन ऑल्सो कॉज डेथ टू पीपल, ठीक है। बाकी आप जानते हो जो गर्म टेम्परेचर वाले सीज हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक ऐसी जेलीफिश स्पीशीज है जो ना सिर्फ अपने टेंटिकल से, ये वाले नीचे वाले टेंटिकल्स इससे ही नहीं, बल्कि जो बेल शेप्ड ऊपर है ना, इससे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकती है लोगों को, ठीक है। बाकी ये बायोल्यूमिसेंट होती है। बायोल्यूमिसेंट मतलब ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, अंधेरे में कई बार चमकती है, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिसेंस। एंड साथ ही साथ जो ब्लूम होता है जिसमें इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो मैंने बताया अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें एक टेम्परेचर इंक्रीज का होना भी, वार्मर वाटर का होना भी इसके कहीं ना कहीं इसके रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बिम्स्टेक के आपके जो सेक्रेटरीट वो आपके काठमांडू नेपाल के अंदर नहीं, वो आपके ढाका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इक्ष्वाकु डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपकी जो सतवाना एम्पायर था उनके पैट्रोनेज के अंदर ये फिडिटी ट्राइब आपको देखने को मिलती है, तो सेकंड इज करेक्ट। फनीगिरी बुद्धिस्ट साइट की बात करें तो आपको तमिलनाडु के अंदर नहीं, ये आपको तेलंगाना के अंदर जो सूर्यपेट डिस्ट्रिक्ट था वहां पर देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा ए H5N1 की बात करें तो डेफिनेटली बर्ड्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो चौथा आपका ट्रू हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा प्रेसिडेंट न्यूज के रिगार्डिंग है। देखो 2023 में यूपीएससी ने पूछा था, आई एम श्योर आप अब इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, क्योंकि इनमें से कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस करे ही हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा आपका होमवर्क रहेगा 2015 क्वेश्चन। ये भी आई एम श्योर आप बड़े आराम से अब तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसको भी हमने आज ही डिस्कस किया है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना इस तरह की चीज़ों की, तो आप जानते होंगे ना कि जब मान लीजिए, जैसे आप जानते होंगे कि 3 लिस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट इन दोनों के ऊपर लॉज बना सकती है, पर जो स्टेट लिस्ट है ना उसके ऊपर भी पावर गिवन है। और ये पावर पता किसके पास है, ये पावर है आपकी राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा को क्या करना होता है, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है,
रेजोल्यूशन किस तरह से, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर ये रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर देती है, फिर यूनियन पार्लियामेंट किसी भी आइटम जो आपको स्टेट लिस्ट पे देखने को मिलती है उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राज्यसभा की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इसको बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। दूसरा आपका होमवर्क था जो मैंने पूछा था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, कई बार हम ऐसी चीजें मिस कर देते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी इसको बोलते हैं। दरअसल में इसको 1887 के अंदर फॉर्म किया गया था एमजी रानाडे एंड साथ ही साथ उनके साथ थे रघुनाथ राव जी। ठीक है, इन्होंने मद्रास के अंदर इसका फॉर्मेशन देखने को मिला एंड इनका पर्पस ये था कि एक सेपरेट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वो नहीं चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स भी डेलिब्रेशंस के अंदर आए, तो अलग से उन्होंने यहाँ पे इस तरह से इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया। तो चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके अगेंस्ट प्लेज वगैरह दिलवाई जाती थी, इंटरकास्ट मैरिज को एडवोकेट किया जाता था, पॉलोगेमी को अपोज किया जाता था, तो ये सारी चीजें। तो दरअसल में फॉर्मुलेशन का रीजन यही था क्योंकि वो नहीं चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म उनके डेलिब्रेशंस के अंदर आए, तो इस वजह से एक सेपरेट बॉडी को यहाँ पे बनाया गया। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only AS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।